राज्यसभा का चुनाव, राजस्थान में सियासी घमासान। तीन पर तस्वीर साफ, चौथी सीट पर संग्राम। तीनों हमारे उम्मीदवार राज्यसभा का चुनाव जीतकर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से दूसरी सीट को अच्छे तरीके से जीतेंगे। निर्दलीय को बीजेपी का समर्थन, चुनाव हुआ रोचक। वो निर्दलीय प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी उनको अपना समर्थन दे रही है। बीजेपी का दावा, जीतेंगे दोनों सीट। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से उनको समर्थन देती है और हमें उम्मीद है कि हम जीतेंगे। कांग्रेस ने कहा बीजेपी की कोशिश होगी नाकाम। एक कोशिश जो भाजपा खरीद फरोख्त की राजनीति शुरुआत कर दी है, भ्रष्ट साधनों का सहारा लेकर के, वो खुद जानते हैं। राज्यसभा की फाइट, मुकाबला टाइट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। जैसा कि तय लग रहा था, भाजपा समर्थित निर्दलीय की दावेदारी से, यानी एक तरह से चौथी सीट पर भी भाजपा के दावे से राज्यसभा का मुकाबला दिलचस्प हो गया। सत्ता पक्ष को चौथी सीट पर वॉकआउट देने के मूड में भाजपा कभी नहीं थी। अब सत्ता पक्ष के सामने चुनौती खड़ी हो गई है एका दिखाने की, एकता को बनाए रखने की और उस एकता को मतदान तक ले जाने की। भाजपा का दावा है कि वो चौथी सीट भी जीतेगी। कैसे जीतेगी, ये खुलासा ना तो हुआ ना होना है। ये दावा सही या गलत होकर जैसे भी निकलेगा, मतपेटी से ही निकलेगा। इसलिए अगले कुछ दिन राजनीतिक रहस्य रोमांच के हैं, बाड़ेबंदी की आहट लाजमी है और सियासत में दिलचस्पी रखने वालों को खबरों पर नजरें गड़ाए रखने का सबब मिल गया है। तो आज प्राइम डिबेट में इन सवालों पर हम बात करेंगे कि क्या गुल खिलाएगी चौथी सीट की जोर आजमाइश। अंतरात्मा की आवाज क्या बना पाएगी चौथी सीट के लिए रास्ता, और सत्ता पक्ष की निष्ठा की भी क्या ये राज्यसभा चुनाव हैं अग्नि परीक्षा। रामनारायण मीणा जी हमारे साथ, वरिष्ठ कांग्रेसी। एसपी मित्तल साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सुरेश जैन साहब हैं, विश्लेषक, मेरे साथ स्टूडियो में। और भाजपा से मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का। मीणा साहब, चौथी सीट का पहले लग रहा था कि आप लोगों को लग रहा था कि निकाल लेंगे हम आसानी से, अब तो ऐसा नहीं लग रहा होगा। देखिए, ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैरेक्टर शो किया है एक पूंजीपति को सामने रख करके। यूं भी देश की संपत्तियां जो नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने बनाई थी, वो कहीं न कहीं किसी न किसी सेठ के पास देने की और देश की संपत्तियां कम करने की आदत जो है, वही यहाँ फलीभूत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के पास एक्सेस वोट है, एक भी मेंबर टूटने की स्थिति में नहीं है, बीजेपी कहने की स्थिति में नहीं है, और कांग्रेस अच्छी मेजोरिटी से इस सीट को जीतेगी। और भारतीय जनता पार्टी का जो हॉर्स ट्रेडिंग का जो तरीका उन्होंने अपनाया है और राजनीतिक जो दूषित वातावरण करने की कोशिश की जा रही है, उसमें वो सफल नहीं होगी। इस बात का आप विश्वास मानिए। हम तीसरी सीट जीतेंगे, एक सीट बीजेपी को जाएगी, कंसेंट की राज्यसभा। जी सर। नहीं साहब, मीणा साहब आप कह रहे हैं ना कि एक भी आदमी नहीं टूटेगा, और यहाँ मसला यही है कि एक भी टूट गया तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। किनारे पे आप खड़े हैं, किनारे पे वो खड़े हैं, तो ऐसी स्थिति में हाँ तीन, चलिए एक का तीन कर लीजिए। जब एक का मन बदलेगा तो तीन का भी बदल सकता है। बहुत ज़्यादा तो ऐसा नहीं है ना कि अफरात 163 156 वैसा मामला तो नहीं है। तो ऐसी स्थिति में चिंता तो आपको करनी पड़ेगी, सहेज कर भी रखना होगा, सार संभाल पूरी रखनी पड़ेगी अगले 10 दिन। बिल्कुल हम तैयार है, सब दृष्टि से तैयार। कोई ठीक है, आप निश्चिंत रहिए। 3 सीट कांग्रेस। नहीं, मुझे नहीं है चिंता मुझे किसी तरह की चिंता नहीं है मीणा साहब। भाजपा के मेहमान हमारे साथ जुड़े नहीं अभी तक, सवाल उनसे करता मैं। और स्टेटिंग में विश्वास नहीं करते, हाँ, आप राजनीतिक शुचिता में विश्वास करते हो। बीजेपी की कथनी में करनी में अंतर है, ये आप समझ रहे हो, इसीलिए ये बातें सामने आ रही है। बीजेपी को हॉर्स ट्रेडिंग वाली पोजीशन नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि राजनीति में वो जिस प्रकार से संस्कारित भाषा की बात करती है, वो ये संस्कारित भाषा का तरीका नहीं है कि एक सेठ। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास वापस। मित्तल साहब, रामनारायण मीणा जी की निश्चिंतता, इसके बारे में क्या कहेंगे? इनकी पार्टी की जो निश्चिंतता अभी तक दिखाई दे रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे मित्तल साहब?
जेपी जी, रामनारायण जी बहुत वरिष्ठ कांग्रेस के विधायक हैं और ये इनका बड़प्पन है कि क्या नाम से मंत्री नहीं बनाए जाने के बाद भी वो हर चैनल पे आके कांग्रेस का बड़ा जबरदस्त क्या नाम से उनका पक्ष रखते हैं और गंभीरता के साथ रखते हैं और उनके तर्क भी अच्छे देते हैं। लेकिन मैं रामनारायण जी का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन इसके साथ ही उनको एक पत्रकार के नाते बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के कुल मिला के 102 वोट है जिस पर व्हिप लागू होगा और इसके अलावा जितने भी उनके पास वोट हैं वो कोई भी व्हिप के दायरे में नहीं आते। इसमें से 6 जो हैं वो बसपा वाले विधायक हैं, 13 उसमें निर्दलीय विधायक हैं, 2 उसमें बीटीपी के विधायक हैं और 2 उसमें कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक हैं। मैं आज इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात आज जो मुख्यमंत्री महोदय ने 3 उम्मीदवारों के नामांकन के बाद कही है, जेपी जी, मैं उस संबंध में आपका और सारे दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उन्होंने पहली बार इस बात को स्वीकार किया कि जुलाई 2020 के अंदर जो राजनीतिक सियासत हुई थी उसमें कोई विधायक बिका नहीं। जो सचिन पायलट के नेतृत्व में दिल्ली गए उनको गुमराह करके ले गए। हमने देखा कि अब तक क्या नाम से मुख्यमंत्री ये कहते रहे कि इन विधायकों को 35 करोड़ रुपए का क्या नाम से प्रस्ताव दिए गए और हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है और जो भी अपने सबने सुना कि मुख्यमंत्री जी ने इन जो 19 विधायक सचिन पायलट के नेतृत्व में गए थे उनके बारे में क्या कहा। लेकिन आज उन्होंने एक नई बात कही, उन्होंने कहा कि जो हमारे संग होटलों में जो बंद थे विधायक उनको 10-10 करोड़ रुपए का इस बात का ऑफर दिया गया कि वो होटल से बाहर आ जाएं। अब आप ये देखो कि जो विधायक जो उनके साथ में जो सियासत के समय थे उसमें 2 बीटीपी के थे, 2 कम्युनिस्ट पार्टी के थे, 13 निर्दलीय विधायक थे, उनमें से 3 जो चले गए थे दिल्ली। लेकिन क्या नाम से फिर भी 10 विधायक उनके साथ थे और उनका आंकड़ा हमेशा 100 के ऊपर उन्होंने रहा। लेकिन आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है उसमें उन्होंने कहा है कि जब बीटीपी के विधायकों ने, कम्युनिस्ट पार्टी के विधायकों ने, निर्दलीय विधायकों ने जुलाई 2020 में मेरी सरकार बचाई तो आज वो क्या नाम से उनको वोट भी क्या नाम से राज्यसभा के चुनाव में देंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद जगदीश चंद्र जो ये सुभाष चंद्रा जी को जो उम्मीदवार बनाया गया, समर्थन दिया गया भारतीय जनता पार्टी ने, वो शायद सोची समझी राजनीति के तहत दिया होगा और उनको ऐसा लगता है कि जो विधायक व्हिप के दायरे में नहीं आते, कांग्रेस के व्हिप के दायरे में नहीं आते हैं, बसपा वाले, उनकी शायद ऐसी जो रणनीति बताई गई है, जो मेरी आज कुछ लोगों से बात हुई उनमें कहना है कि 3 बसपा के विधायक ऐसे हैं जो उनके संपर्क में, इसी प्रकार 13 निर्दलीय में से 3 विधायक ऐसे हैं जो उनके संपर्क में हैं और 2 बीटीपी के विधायक को कहते हैं कि दोनों के दोनों हमारे साथ हैं। ऐसे में वो 11 वोटों का जुगाड़ करने की स्थिति में 30 बीजेपी के सरप्लस है, 41 वोट क्या नाम से सुभाष चंद्रा अपने पक्ष में बताने की कोशिश कर रहे हैं या जो उनके कहें कि जो उनके जो प्रबंधक है वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब आज जो मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है उससे उनका आंकड़ा जो है वो 126 तक जाता है। उनका ये कहना है कि क्या नाम से सारे के सारे जो जिन्होंने सरकार हमारी बचाई वो इस बार भी हमें समर्थन देंगे। हम देखते हैं कि राजेंद्र गुड़ा साहब जो मंत्री हैं और जो बसपा वाले विधायक है जो आए हैं वहां पर बसपा से जो कांग्रेस में शामिल हुए, उन्होंने मंत्री बनने के बाद कहा था कि मैं तो ऐसे ही करता हूं, देखो पहले मैंने बसपा के टिकट से क्या नाम से विधायक बना और अब मैं कांग्रेस में शामिल हो गया और मैं मंत्री बन गया। तो जो विधायकों का जो करैक्टर है, जिनके दम पे क्या नाम से मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जो तीसरा उम्मीदवार वो भी जीत जाए, वो करैक्टर हम देखते हैं कि किस तरीके से सामने है। संयम लोढ़ा जो उनके सलाहकार हैं वो उनका विरोध करते हैं और ऐसी स्थिति के अंदर इस बार राज्यसभा के चुनाव में 123 वोटों का जुगाड़ मुख्यमंत्री कैसे करेंगे ये आने, मुझे लगता है कि जब 10 जून को जब मतदान होगा तब इस सारी चीजों का पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत रोचक स्थिति बन गई है। और जेपी जी एक बात और कह के मैं अपनी बात अभी समाप्त करना चाहूंगा कि इस बार हमने ये देखा, आज हमने ये देखा कि वसुंधरा राजे जी क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरह थी। इसी प्रकार जो सचिन पायलट थे वो कांग्रेस के साथ तीनों प्रत्याशियों के साथ थे। तो जो ये कहा जा रहा था कि क्या नाम से वसुंधरा जी भाजपा से नाराज है या सचिन पायलट कांग्रेस से, तो ऐसा नहीं लगता। शायद जो दोनों जो पार्टियां हैं उनमें कोई अंतर विरोध सामने नहीं है। लेकिन यहाँ एक सवाल बनता है मित्तल साहब, वो मैं आपके पास बाद में लेकर के आऊँगा। फिलहाल रामनारायण जी के पास जा रहा हूँ। रामनारायण जी, आपकी निश्चिंतता के ऊपर टिप्पणी मांगी मैंने मित्तल साहब से। उन्होंने जो गणित बताई कि इतने तो आपके सुरक्षित हैं, वो तो मन से बेमन से कैसे भी उनको तो आपको वोट करना ही करना पड़ेगा। पार्टी के 3 जो कैंडिडेट हैं उन्हीं को वोट करना पड़ेगा। लेकिन इतने के बाद में जो शुरू होते हैं उनकी, अब जैसे बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट करेंगे तो हमको ज़रूर जीत मिलेगी और हमको उम्मीद है कि अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे। अब मान लीजिए किसी की अंतरात्मा की आवाज़ जग गई या जगा दी गई, ऐसी स्थिति अगर पैदा हो जाती है तो उसका भी कुछ इंतजाम सोच रखा है क्या आपने?
जेपी साहब, बिल्कुल आपको ध्यान है जब क्राइसिस हुआ था गवर्नमेंट को टॉपल करने का, भाजपा का एक बड़ा वो चला था, उस समय 4 विधायक एब्सेंट रहे थे बीजेपी के। तो अंतरात्मा की आवाज का प्रश्न ये है कि घनश्याम जी तिवारी कांग्रेसमैन है, अब ठीक है वो वापिस चले गए। अरे भाई तो आप इतने रामनारायण जी कुछ महीनों के लिए आपने उनके ऊपर दावेदारी कर दी क्या? जिंदगी भर तो उन्होंने संघ में गुजारी है। एक ही दिन बैठ के चाय पी लेते हैं दोस्तों। ठीक है। लेकिन एक बात मित्तल साहब ने बहुत अच्छी कही, हाँ। उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि बीएसपी वालों के ऊपर व्हिप लागू नहीं, बीएसपी वाले नहीं रहे, वो कांग्रेस के पार्ट बन गए, कांग्रेस में शामिल हो गए, इसलिए वो 6 आदमी उन पे भी व्हिप लागू होगा। ये आप उसको देख लीजिएगा। इसलिए ऐसा नहीं है, जो वोट है वो निश्चित तौर पे है। निर्दलीय बिल्कुल मीटिंग में थे और मुख्यमंत्री जी का जो कॉन्फिडेंस कहता है वो सारे के सारे जीत के आंकड़े कांग्रेस के पक्ष में है। हॉर्स ट्रेडिंग में कोई नहीं आएगा। राजस्थान का कोई भी विधायक पैसे से बिकने वाला नहीं है, ये बात आप भी जानते और हम भी जानते हैं। हालांकि जहां तक एक बात ये जरूर उठाएंगे, बाहरी कैंडिडेट, तो बाहरी कैंडिडेट तो माननीय भैरव सिंह जी वर्षों पहले राज्यसभा में मध्य प्रदेश से गए थे, जिस टाइम पे लोगों को एकदम अचंभा हुआ था कि बाहर से भी लोग राज्यसभा में जा सकते हैं क्या। इसलिए बाहरी कैंडिडेट का नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों में ये जरूरी हो गया है कि बीजेपी का देश का बेचने का या देश को जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ाने का जिस तरह से बिना पॉलिसी के काम कर रही है, वो कांग्रेस मजबूती से उसका विरोध करे और देश को सुरक्षित रखे, क्योंकि कांग्रेस ही देश की तीसरी पार्टी आजादी के बाद से 8 दिन तक। अब मुझे पता नहीं, जिस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जब आजादी का आंदोलन चला रहे थे, तब मोदी जी किसकी गोद में खेल रहे थे, ये तो उनको पता होगा। लेकिन मैं जरूर गुलाम भारत में पैदा हुआ हूँ और स्वतंत्र भारत में नेतागिरी कर रहा हूँ। इसलिए इनको जिन्होंने उस भारत में, अंग्रेजों वाली भारत में जन्म ही नहीं लिया, वो संघर्ष की बात तो क्या जाने। इसीलिए वो कहते हैं नेहरू जी ने 2/3 कश्मीर को लिया, हम 1/3 ले लेते। अब ये तो क्या बात हुई रामनारायण जी, जिन्होंने गुलाम भारत में जन्म नहीं लिया उनको टिकट देंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, ये तो आपने अभिनव संकल्प शिविर में सारा तय किया है। हालांकि वैसा आपने किया नहीं, इन चुनाव में सबसे पहले आपको टिकट देने थे, उसी में पता चल गया कि नहीं, उन्हीं को देने हैं जो गुलाम भारत से चले आ रहे हैं। आता हूँ आपके पास वापस। जो बात कही वो एक तकनीकी बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। सुरेश जैन साहब, बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जब तक मामला लंबित है तब तक बसपा से आए हुए कांग्रेसी जो हुए हैं विधायक, उनके ऊपर व्हिप तब तक लागू नहीं होता है। क्या स्थिति रहेगी इसमें? मैं उस बात को दूसरे तरीके से कहना चाहूँगा कि व्हिप इस केस में राज्यसभा के चुनाव में कहाँ तक लागू होता है। यदि कोई भी सदस्य, चाहे वो कांग्रेस का हो या बसपा का हो, यदि वो व्हिप के मतलब जिस पार्टी के उम्मीदवार को कहने के लिए कहा गया उसको वोट नहीं देता है, तो उसकी सदस्यता उसकी पार्टी या स्पीकर विधानसभा खत्म नहीं कर सकते। अच्छा, सिर्फ उसके ऊपर व्हिप इस हद तक लागू होता है कि उसे अपने पार्टी के प्रतिनिधि को बताना होगा कि उसने वोट किसको दिया है। उसके बाद पार्टी चाहे तो फिर कोई कार्रवाई करे। अब जैसे बसपा वाले हैं, और चाहे तो कहां तक कार्रवाई कर सकती है पार्टी? सिर्फ उसको स्पष्टीकरण ले ले, सस्पेंड कर दे, पार्टी से निकाल दे, मंत्री पद छीन ले, यही कर सकती है। विधायक की तो सुरक्षित है, विधायक की 100% सुरक्षित है। इसलिए व्हिप का कोई डर न कांग्रेस को है, न बसपा को है, न भाजपा वालों को, न किसी अन्य सदस्य को है। ये बात तो टेक्निकली क्लियर है। इसलिए अपन वो जो सुप्रीम कोर्ट का वो मामला ना भी उठाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बसपा वाले क्या कांग्रेस वाले भी स्वतंत्र है, वो किसी को भी वोट देवें, इस पर कोई सुप्रीम कोर्ट की या कानून में कहीं रोक नहीं है। इतनी सी रोक है हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए कि पार्टी प्रतिनिधि को भी एक अमेंडमेंट के जरिए बाद में आया है, बताना होगा कि आपने किसको वोट दिया। और ये नियम निर्दलीयों पर इस तरह से लागू होता है कि यदि उन्होंने अपना मत किसी भी व्यक्ति को दिखा दिया, चाहे वो किसी भी पार्टी का प्रतिनिधि हो या अन्य हो, तो उनका मत निरस्त हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में फिर अंतरात्मा की आवाज का तो पता ही नहीं चलेगा किसकी अंतरात्मा जग गई। आवाज का पता नहीं चलेगा। एक बात और कहना चाहूंगा साहब, कांग्रेस चाहे कितनी निश्चिंत हो, कांग्रेस को सबसे पहला संकट तो ये तय करना है कि वो 3 उम्मीदवारों में से पहली वरीयता किसको माने, दूसरी किसको माने, तीसरी किसको माने। क्योंकि तीसरा नंबर जिसको भी दिया जाएगा उसे कम सीटें मिलेगी, उसके पास अन्य लोगों के वोट चाहिए होंगे। तो पहला संकट तो इनको यही तय करना है कांग्रेस को किसको देवे। दूसरी बात, अभी तक क्या आ रही है, 11 सीट, 12 सीट, 15 सीट। मैं कहना चाहता हूँ जो 41 सीटों का पैमाना रखा हुआ है, यदि कांग्रेस या बीजेपी ये चाहती है कि उनकी 2 सीटें और बीजेपी की 1 सीट
बिल्कुल क्लियर कट निकले तो उन्हें 41 वोटों से ज़्यादा वोट उस व्यक्ति को दिलाने पड़ेंगे। अच्छा। वरना उसके सिर पे तलवार लटकी रहेगी। तलवार कैसे लटकी रहेगी? मान लो 41 वोट सुरजेवाला को पहली प्रायोरिटी में दिए गए और उनमें से एक वोट किसी कारण से रिजेक्ट हो गया, तो वो पहले दौर में नहीं जीत पाएगा। उस दौर में, उस स्थिति में सेकंड प्रायोरिटी की गणना होगी और सेकंड प्रायोरिटी की गणना में उसके अलग फार्मूले हैं। जब कभी आपके पास समय होगा तो एक लंबी डिबेट उस पर आप रखे हैं, तब वो बहुत खतरे वाली घंटी बन जाएगी। इसलिए जो भी तीनों कांग्रेस के हैं वो ये चाहेंगे कि उन्हें पहली 2 प्रायोरिटी मिले और 41 से ज़्यादा वोट उनके खाते में मिले। इसलिए दोनों ही पार्टियों को, बीजेपी को 11 से ज़्यादा चाहिए और कांग्रेस को 15 से ज़्यादा चाहिए, जब ही उनकी सीटें सुरक्षित है। और एक और मैं बताऊं कि विप की स्थिति में यही तो है कि पार्टी को वोट देना है, उसको दिखाना है। ये कहाँ लिखा हुआ है कि मैं सही वोट डालूं? ये कहाँ लिखा है कि मैं अपना वोट को कैंसिल नहीं करा सकता, रिजेक्ट नहीं कर सकता? कांग्रेस का कोई सदस्य पर्याप्त, ये जो बाड़ेबंदी के बाद ट्रेनिंग होगी, उस ट्रेनिंग के बावजूद भी किसी कांग्रेसी सदस्य ने, ऐसी पूर्व में घटनाएं घट चुकी है, ऐसे वोट कास्ट कर दिया कि उसका वोट ही रिजेक्ट हो गया। तो एक वोट पूरा का पूरा कम होता है। तो 41 वोट जिसको मिलने, अगर उसको 41 ही वोट दिए और एक कम हो गया तो वो फर्स्ट राउंड में नहीं जीत पाएगा। इसलिए ये बहुत टेक्निकल बात है। आप देखेंगे कि जब वोटों की गिनती होगी तो निश्चित रूप से मेरा मानना व्यक्तिगत ये है कि बिल्कुल 100% गारंटेड यदि हो जाए तो ही लिमिटेड वोट सबको दिए जाएंगे, वरना तीसरी सीट का निर्णय या चौथी सीट का निर्णय सेकंड राउंड में ही होने की संभावना लगती है। अनिता जी, आप देरी से जुड़ी हमारे साथ, सुन रही हैं आप मेरी आवाज़? हाँ बिल्कुल सुन रही हूँ। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ आ रही है आपकी आवाज़। बहुत देरी से आई हैं आप। नैतिकता की बात को लेकर सवाल उठा रही है। पहली बात तो सत्ता पक्ष है आपके ऊपर कि साहब आप तो नैतिकता वाले लोग हैं ना, जब आपको पता है कि संख्या बल नहीं है तो फिर आपने क्यों संग्राम खड़ा किया? दूसरी बात आपको पता ही है कि आप जो अंतरात्मा की आवाज़ जगाने की कोशिश करेंगे, मतलब चौथी सीट के लिए जो की जाएगी उसमें आप लोग हामी होंगे, उसमें आप लोग साथ में होंगे, पीछे खड़े होंगे, उसको लेकर के सवाल खड़ा किया जा रहा है। अभी रामनारायण मीणा जी ने बोला, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, बोलिए। देखिए, रामनारायण की मीणा जी ने जो कुछ कहा वो मैंने अच्छे से सुना, है ना। कांग्रेस क्या कुछ करती आई है ये पूरे देश को पता है, राजस्थान को भी पता है। और चाल चरित्र और नैतिकता की बात वो ना ही सिखाए तो ज्यादा अच्छा है। इंदिरा गांधी ने किस तरह से लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया आपातकाल लगा करके, ये भी बात सबको पता है। और जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, हमारे 30 वोट सरप्लस थे। यदि वो 30 वोट सरप्लस में कोई भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से कोई व्यक्ति, कोई कार्यकर्ता जीत करके जाता है भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से, तो इसको भारतीय जनता पार्टी क्यों ना बुलाए, मुझे ये समझ आ दीजिए। और दूसरी बात, खासतौर पे तब जब जीत अगर हो जाती है तो वो आपकी, और अगर हार जाते हैं तो आपके ऊपर कोई खतरा नहीं है। आपने तीन भारी प्रत्याशियों के बारे में चर्चा की। मैं ये पूछना चाहती हूँ रामनारायण मीणा जी से कि ये बात खुद कांग्रेस के लोग ही कह रहे हैं, खुद कांग्रेस के समर्थन वाले भरत जी ने ये बात कही, जो कोटा से जीत करके आते हैं, जो भरत सिंह जी ने ये बात कही है, आपकी जो निर्दलीय विधायक जो आपको समर्थन दे रहे हैं वो ये बात कह रहे हैं, तो ये बात तो आपके कैंप से ही आई है, कोई भारतीय जनता पार्टी के कैंप से नहीं आई है। तो अनिता जी, इस तरह के जो असंतुष्ट लोग हैं, जिनको बाहरी से तकलीफ है या किसी और चीज से तकलीफ है, वो लोग हैं क्या आपके संपर्क में? आपको लगता है कि आपने को चिन्हित किया है क्या कि इस आदमी की असहमति है, वो आपको फायदा? जेपी शर्मा जी, देखिए मैं तो आपको ये बात बता रही हूँ कि किस तरह से इन्हीं के कैंप से ये बात निकल करके आ रही है, तो कैसे लोगों में अंतर्द्वंद है ना, कांग्रेस के लोगों में और जो कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं उनमें भी अंतर्द्वंद है। आप देखिए ना, बीटीपी के लोग कब से ये बात कह रहे हैं, जब से राज्यसभा चुनाव का सिलसिला शुरू हुआ है तब से वो ये बात कह रहे हैं कि किसी आदिवासी नेता को राज्यसभा में भेजना चाहिए। तो जब वो ये बात करें तो निश्चित रूप से उनमें अंतर्द्वंद तो है ही, और अंतर्द्वंद है तो ये वोट कहाँ डलने वाला है, कैसे डलने वाला है, ये हम सबको जानकारी में है। नहीं, जानकारी में तो नहीं है मैडम, पता चल जाएगा। लेकिन और जानकारी में कैसे आएगा, सुरेश जैन साहब, इसको थोड़ा सा खुलासा मैं आपसे करवाना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए किसी तरह की, जिसको सत्ता पक्ष की तरफ से कहें तो अनहोनी और विपक्ष की तरफ से कहें तो संभावना अगर ज़मीन पर उतरती है, तो वह हमको किस शक्ल में दिखाई दे सकती है? जैसे आपने कहा कि वोट रिजेक्ट हो सकता है, उस तरह का और क्या हो सकता है जिससे गेम चेंज होने की आशंका या संभावना बनती है? यदि कांग्रेस के सदस्य टूटते हैं तो वो बीजेपी के समर्थित व्यक्ति को वोट दे भी सकते हैं, अपना वोट रिजेक्ट भी करा सकते हैं, लेकिन उसकी संभावनाएं
बहुत न्यून है। ज़्यादा संभावना इस बात की है, नहीं वोट जरूरत पड़ने पर देखा जा सकता है या वोट देखा ही जाएगा? नहीं, वोट दिखाना ही पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, तो पता तो चलेगा, उसी वक्त पता चल जाएगा किसने क्रॉस वोटिंग की है। यदि देख वो तो खाली कांग्रेस के बारे में पता पड़ेगा, हाँ। जो अन्य वोट निर्दलीय हैं, हाँ। उनका पता नहीं पड़ेगा। हाँ, जो छोटी पार्टियां हैं उनका भी प्रतिनिधि वहाँ होगा, उनको भी उसको अपना वोट उनको दिखाना होगा। हाँ। तो वो जब टूटेंगे तो जैसे मान लो जिस पार्टी के 2 सदस्य हैं वो टूटेंगे तो दोनों ही टूटेंगे। हाँ, तो हाँ। दिखाना किसको? खुद को ही करना है, खुद को दिखाना है। हाँ, इसलिए वो इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों के प्रतिनिधियों को अपनी अपनी पार्टी के जो वोटर हैं या एमएलए हैं उनको अपना वोट दिखाना होगा। नहीं दिखाएंगे तो पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। वो वोट बीजेपी वाला कांग्रेस को दे सकता है, कांग्रेस वाला बीजेपी को दे सकता है, उस पर उसकी एमएलए शिप पर कोई खतरा नहीं पैदा होगा, ना चुनाव परिणाम पर कोई इफेक्ट आएगा, उसका वोट वैलिड ही माना जाएगा। सिर्फ पार्टी को जो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है वो करने के लिए स्वतंत्र रहेगी, वो भी संगठन के मोर्चे पे, संगठन के मोर्चे पर। और एक बात जो है इसके अंदर टेक्निकली जो मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये तय होगा कि पहले नंबर पर जिस कैंडिडेट को लाना है उसको कितने वोट देने हैं, दूसरे वालों को कितने देने हैं, तीसरे वालों को कितने देने हैं, तब ज़्यादा संकट खड़ा होगा। एक बात और बताऊँ, बीजेपी के पास सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो उसकी पार्टी का है, और 100% आप देख लेना कि उनको 41 से ज़्यादा वोट दिए जाएंगे, क्योंकि नियम यह है कि जो पहले राउंड में जो सदस्य जीत गए हैं उनमें से जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं उसी व्यक्ति की सेकंड राउंड की वोटिंग सबसे पहले काउंट होगी। तो बीजेपी निश्चित रूप से चाहेगी कि सेकंड वोटिंग के राउंड में उनके कैंडिडेट नंबर 1 पर आवें। तो इसलिए बीजेपी जो 30 सदस्य बचे हुए हैं उनमें से काफ़ी सारे सदस्यों को वोट पहले राउंड में दिला देगी, बशर्ते सुभाष चंद्र जी ने कोई ऐसी सेटिंग कर ली या ऐसी व्यवस्था कर ली कि उन्हें भी वोट जीतने को मिल रहे हैं, तब ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वही होगा जो मैंने कहा, पहली 2 सीटों पर कांग्रेस भी 41 से ज़्यादा वोट दिलाएगी और बीजेपी भी अपने व्यक्ति को गुलशान तिवारी को 41 से ज़्यादा वोट दिलाएगी, ताकि वो नंबर 1 पर आवे। और सेकंड प्रायोरिटी की जब काउंटिंग हो तो पहले नंबर, क्योंकि नियम ये है कि जिसको फर्स्ट पोजीशन मिली है उसकी सेकंड प्रायोरिटी सबसे पहले गिनी जाती है, और उस गिनने पर ही अगर कोई जीत गया तो वो सीट उसको मिल जाती है। ठीक है साहब, शुक्रिया आपका जैन साहब, और शुभकामनाएं आपको। रामनारायण जी, अनीता जी, आपको दोनों को ही 10 तारीख को आपके दावे हैं उसका पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।